11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। गुजरात में आपको बताएं 11 बजे तक 24% तक मतदान हो चुका है। लगातार आपको 11 राज्यों की 93 सीटों के बारे में अपडेट दे रहे हैं। वैसे भी गुजरात में 11 बजे तक 24% तक मतदान हुआ। असम में तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक 27% तक मतदान हुआ। बिहार की बात करें, बिहार में तीसरे चरण के लिए 24% तक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 29% तक मतदान हुआ 11 बजे तक। दमनदीव में बात करें तो 24% तक मतदान हुआ है। गोवा में तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक 30% तक मतदान हुआ। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में तीसरे चरण के लिए 24% तक 11 बजे तक मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक 30% तक मतदान हुआ। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के लिए 11 बजे तक, ये कुल मतदान आपको बता रहे हैं। यूपी में 26% तक मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 32% तक मतदान हुआ है 11 बजे तक। और ये देखिए 11 राज्यों की 93 सीटें काफी अहम, और ये मतदान प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब तक किन किन राज्यों में कहां तक मतदान प्रतिशत पहुंचा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार में तीसरे चरण के लिए लगभग 24% मतदान जो है वो हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 29% मतदान जो है वो 11 बजे तक पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आगरा में 11 बजे तक 25.87% मतदान पूरा हो चुका है। आंवला की बात करें तो 11 बजे तक लगभग 26% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। बदायूं में 11 बजे तक 26% मतदान हो चुका है। वहीं बरेली में 11 बजे तक 23% मतदान जो है वो हो चुका है। तो लगातार 10 सीटों की जंग जारी है, जहां पर तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में। फतेहपुर सीकरी में 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। फिरोजाबाद में 11 बजे तक 24% मतदान हो चुका है। वहीं हाथरस में 26% मतदान जो है वो हो चुका है। मैनपुरी में 25% मतदान हो चुका है। संभल की बात करें तो 29% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान किस तरीके से लगातार जारी है। इस चिलचिलाती गर्मी में भी तमाम मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण का ये चुनाव है, काफी अहम ये चुनाव माना जा रहा है। हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिले हैं जहां पर कितना प्रतिशत तक मतदान हो चुका है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब ये तीसरा चरण इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस चरण में जो वीआईपी है उनकी साख दांव पर लगी है। लगातार आपको बता रही हूं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे चरण के लिए 11 सीटों पर लगातार 11 बजे तक आपको बताया 18.18% तक मतदान हो चुका है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं जहां पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। मतदान स्थल पर महिलाओं से लेकर युवाओं तक और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रही हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए बेहद अहम, क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं वो युवाओं से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार मुद्दों को उठा रही, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में। और इस बार कहा जा रहा है कि मुद्दों की लड़ाई, जिस तरीके से इंडिया अलायंस बनाम एनडीए की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसको लेकर जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां 93 सीटों पर सत्ता की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है। मतदान प्रतिशत जो है लगातार हम बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन आप नेटवर्क 10 की देखिए किस तरीके से 93 सीटों पर क्या क्या समीकरण बैठे हुए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। चलिए, और इस महामतदान की महाचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अंजनी कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कुमार श्रीकांत मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, अब तीसरे चरण का चुनाव है। 11 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत हम सबने देखी है। क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है दोनों चरणों को, तीनों चरणों को कंपेयर यहां पर किया जाए तो किस तरीके से तीसरा फेज आप देखते हैं, किस तरीके से इसका विश्लेषण आप करते हैं? तो चलिए, यहां पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण कुमार श्रीकांत की आवाज नहीं मिल पा रही है। राघवेंद्र आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटें काफी अहम, ये 10 सीटें मानी जा रही है। किस तरीके से देखा जा रहा है? 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है, आप जरा बताइए। अगर हम बात करें इन 10 सीटों के उत्तर प्रदेश की, तो ये सीट जो मैनपुरी एक सीट है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में हैं और अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में संभल और मैनपुर ये दोनों सीटें विपक्ष के पास आई थी और शेष 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं।
और इस बार के मतदान में भी ये प्राय अभी तक हम लोगों ने देखा है कि 11 बजे तक जो मतदान हुआ है उसमें 29.5% संभल में मतदान हुआ है और 25.6% मैनपुरी में। तो सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत भी संभल और मैनपुरी में चल रहा है। इसके अलावा 22% से ज़्यादा मतदान हर जगह देखने को मिले हैं। कहीं पे 24% है, कहीं पे 22%, कहीं पे 23%। तो ओवरऑल सिनेरियो हम देखें पिछले चुनाव को देखते हुए तो इन 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और इसीलिए सीएम योगी भी ये कहते हुए दिखाई दिए थे रैलियों में, अपने रोड शो में, कि तीसरे चरण से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत स्थिति में दिखेगी और वो स्थिति दिखाई भी दे रही है। जिस तरह से जनता वोटों के लिए अब निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि देखें हम लोग कि प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में मतदाता उस लेवल पे नहीं निकला जिस लेवल पे निकलना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की, निर्वाचन आयोग ने जागरूकता अभियान चलाया, सीएम योगी ने भी अपील की और सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी कि आप वोटर को निकालिए और मतदान कराइए, मतदान प्रतिशत बढ़ाइए। और उसी की देन है कि आज मत प्रतिशत पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा पिछले जो 2 चरण हुए उसकी तुलना में तीसरे चरण में मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मतदान हो रहे हैं, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अभी तक कहीं से कोई अशांति की बात नहीं सुनाई दी है। एक आध बूथों पे ईवीएम खराब की शिकायतें आई थी जो ईवीएम सही कर दी गई हैं और कहीं पे शोर शराबा या मारपीट जैसी कोई घटना नहीं देखी गई। तो पूरे शांति माहौल में ये तीसरे चरण का मतदान आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि पिछली बार से ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार बढ़े और मतदाताओं का झुकाव हो वोट डालने के लिए। और जो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं या उस तरह की कोई इनकम्बेंसी नहीं। ऐसे में विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि पिछला जो 2 सीट था उसको वो बढ़ा पाता है या नहीं बढ़ा पाता है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखना या उसको और सुधार करना। बहुत अच्छी बात है कि अब तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आपके पास आते हुए शंभू भाद्रा जी, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि ये वो राजनेता हैं जो इस बार अमित शाह समेत 7 मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर लगी है। ये वो राजनेता हैं जो अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर अगले चुनाव में उसी रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आते हैं। अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह ने अब तक छोटे मोटे चुनावों की अगर बात करें लगभग 29 चुनाव वो लड़ चुके हैं और आज तक एक भी चुनाव वो नहीं हारे हैं। और इस बार गांधीनगर सीट से पिछली बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी और गांधीनगर सीट वो सीट है जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हम अटल बिहारी की बात कर लें, लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात कर लें, तमाम दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और अगर इस बात की बात करें, पिछली बार 70% वोट जो है प्राप्त किए थे उन्होंने यहाँ पर। इस बार क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं आप गांधीनगर के समीकरण? देखिए, गांधीनगर जो है, पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। गांधीनगर की सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। वहां से अमित शाह से पहले आडवाणी जी लगातार जीतते रहे हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को अपने जो रिकॉर्ड, जो आप जैसे आपने रिकॉर्ड की बात की, तो जो मत का प्रतिशत है वही ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी गांधीनगर बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट है। जहां तक मुद्दों की बात आप देखते हैं तो वो हर सीट को अगर आप अलग से भी एनालिसिस करें तो वहां पे मुद्दे लगभग जेन्युइन वही होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। चूंकि अमित शाह बीजेपी का एक बड़ा चेहरा भी है और इस समय में बीजेपी को इस स्तर तक पहुंचाने में अमित शाह का पर्सनल बहुत योगदान है। बीजेपी को 2 सीट से 80 सीट लाने में और अभी पूरे देश में बीजेपी की जो स्थिति है उस स्थिति तक पहुंचाने में अमित शाह चाहे पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, चाहे और तरीके से काम कर रहे हों, गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हों, तो जो उनका एक योगदान है वो सरकार में भी और पार्टी में भी काफी बड़ा योगदान है। और इसलिए ये गुजरात के लिए एक प्रतिष्ठा की भी बात है कि वहां से केंद्रीय मंत्री के तौर पे अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी एक तो सुरक्षित सीट है, दूसरा उनका कामकाज है जो कि जनता उसको ध्यान में रखेगी जब वोट कर रही होगी। और मुझे लगता है कि वहां पे वो पहले जितने वोटों से जीतते रहे हैं उससे अधिक मतों से वहां पे वो जीतेंगे और चांस ज्यादा है कि जो गुजरात की जो चुनाव में जो सिचुएशन है
उसमें जो बीजेपी के पर जो एक चुनौती है कि सभी सीट पर जीत दर्ज करना, 26 में से 25 सीट पे आज चुनाव हो रहे हैं, तो ये एक बीजेपी को उस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है जो 2019 में हुआ, जो 2014 में हुआ, उसको इस बार दोहराने की, और उसमें गांधीनगर सीट का एक योगदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शंभू जी आपने कि जिस तरीके से चेहरा अगर जरूरी है तो ये भी जरूरी देखा जाता है कि जो काम पार्टी के द्वारा करवाए गए हैं वो कितने ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव है और जनता भी अपना जो कैंडिडेट है वो इसी बेस पे चुनती है। अंजनी कुमार जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए फैक्टर्स की बात अगर यहाँ पर की जाए, लगातार पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो, सपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन दोनों से ऊपर उठकर धार्मिक फैक्टर कितना काम करता है चुनाव को देखते हुए, वो जरा आपसे जानना चाहूंगी। चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं लोकतांत्रिक चुनाव में। और जैसा कि भी राघवेंद्र भाई ने कहा, एक मंझे हुए पत्रकार की तरह जो उन्होंने चुनावी विश्लेषण किया, सबसे बड़ी बात होती है कि आप मुद्दों को जनता के बीच ले जाइए, अपनी बात कहिए और लोगों को जो है वो प्रभावित करिए। लेकिन जब मतदाता घरों से निकलता है इस भीषण गर्मी में, जैसा कि भाई ने कहा कि भीषण गर्मी में भी मतदाता निकल रहा है घर से, वोटिंग कर रहा है, पिछले मतदान के तुलना में इस बार का मतदान जो है वो प्रतिशत उसका बढ़ा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि वह मुद्दों को समझ रहा है। वो अपना लाभ और अपनी हानि को देखते हुए आपको समझ रहा है कि किस पक्ष में, किस दल के साथ हमारा फायदा है और किस दल के साथ जाने पर लोकतंत्र भी मजबूत होगा और हम भी मजबूत होंगे। तो जाहिर सी बात है, मतदाता जब अधिक संख्या में अपने वोट करेंगे, अपना मतदान करेंगे, और जीत हार का ये तो तय होगा 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी। लेकिन जो रुख है, जो अभी जो मुद्दे हैं जो सामने, वो यही दिखा रहा है कि जनता जो है वो पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष की ओर जा रही है। चाहे धार्मिक मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, धारा 370 हो, कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अब तक राजनीतिक दलों ने जिन निर्णयों को लेने में आनाकानी की है या उनके अंदर विश्वास की कमी रही है कि वो निर्णय ले सकते, चाहे उनका वो वोटिंग फैक्टर बीच में आड़े आ रहा हो, चाहे सत्ता की लालच या महत्वाकांक्षा हो, चाहे जो है उनका तुष्टीकरण की नीति हो। तो जो इन दिनों में जो बीजेपी ने जो कार्य किया है, मैं किसी दल का कार्यकर्ता नहीं हूं, निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहता हूं कि जो अभी निर्णय इन्होंने लिया है आत्मविश्वास के साथ, बिना इसकी परवाह करते हुए कि हमारी सरकार रहेगी कि जाएगी, बिना इसकी परवाह करते हुए कि वोट पर क्या फर्क पड़ेगा, इन ऐतिहासिक निर्णयों पर, चाहे रामलला का मुद्दा रहा हो, चाहे 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, तो इन ऐतिहासिक निर्णयों पर जनता जागरूक है, जनता जानती है कि हमें किधर जाना है और वो जा रही है। जी तो लगातार जो है सियासी लड़ाई जारी है और जनता को लेकर इस बार काफी उम्मीदें हैं पार्टियों को कि जनता जो है वो अपने पक्ष में मतदान करेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई जो होने वाली है वो महत्वपूर्ण होने वाली। बीजेपी पर वो निशाना साध रहे कि इस बार हताश नजर आ रही है बीजेपी। कुमार श्रीकांत जी आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि देश की राजनीति की दिशा जो है वो उत्तर प्रदेश से तय होती है और इस बार 10 सीटों की लड़ाई है और 10 सीटों में एक सीट है हाथरस। अगर हाथरस की हम बात करें तो हाथरस जो है 3 दशक से बीजेपी के पास है। वाल्मीकि बनाम वाल्मीकि की यहां पर लड़ाई है, यहां पर दलित वोटर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने यहां पर ऐसी पैठ बनाई है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इस बार के चुनावी समीकरण आप कैसे देखते हैं हाथरस के? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी 2014 या 2019 में जिस पीक को प्राप्त की है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, अब उस पीक पर बने रहना, यानी कि उस चीज को दोहराना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी विपक्ष कमजोर है। अखिलेश यादव 2 से 3 रैलियां कर नहीं पाते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों को कर रहे हैं। अमित शाह भी यहाँ मौजूद है, राजनाथ भी मौजूद है, लेकिन आप देखिए इसके बावजूद भी बीजेपी शॉर्ट करना चाहती है अगर वो विजयी होती है तो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हाथरस में, जैसा कि आपने कहा, वाल्मीकि वर्सेस वाल्मीकि लड़ाई, लेकिन ये वो जगह है, ये वो जिले हैं जहां पर
90 के दशक से बीजेपी मजबूत रही है। बिल्कुल। ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी पैठ बहुत दिनों पहले से बनाई है और लगातार बीजेपी यहाँ जीत का स्वाद चखती आई है। लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों की भी बात करेंगे, खासतौर से कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में जहां पर आज चुनाव है, आप समझिए वहां कुछ चीजें अलग निकल कर आ रही हैं। वहां जमीनी सच्चाई और कैमरों में बंद हुई सच्चाइयों में बड़ा फर्क है। वहां एंटी इनकम्बेंसी भी है और मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र का भाव या फिर महाराष्ट्र की जमीन क्या कह रही है, ये बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं। वहां जनादेश किस तरीके से आ रहा है और कहां जा रहा है और किसके पक्ष और किसके विपक्ष में जा रहा है, इसको भी समझना चाहिए। कर्नाटका में रेवन रवन्ना के बाद जो सारा कुछ केस हुआ, उसके बाद बीजेपी ने उस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खुले मंचों पर उससे बात की और कल के इंटरव्यू में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे पर बात की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी कहीं बैकफुट पे है, कहीं फ्रंट फुट पे है। ये चुनाव दिलचस्प है और दिलचस्पी इसमें और बढ़ जाती है जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों को निकालने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन सारे मुद्दों को धराशायी करते हुए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और अलग अलग मुद्दों पर समेटने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो क्या जनता राज्य के मुद्दों पर विपक्ष के साथ रहेगी या राष्ट्रीय मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी, ये तो 4 जून को ही पता चला। लेकिन चुनाव हर एक राज्य में बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। बिल्कुल कुमार श्रीकांत जी, सही कहा आपने कि जनता ही 4 जून को तय करेगी कि आखिर ये सत्ता की चाबी किसके हाथ में देनी है, आखिर कौन आगे सत्ता को संभालेगा। साथ ही साथ आपने कहा कि विपक्ष को लेकर आपने बातचीत की। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुक करना चाहूंगी। राघवेंद्र, क्योंकि देखिए कुमार श्रीकांत जी ने विपक्ष को लेकर बातचीत की, आप ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, वहां पर आप लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पर आपने बातचीत की होगी। लगातार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की रैलियां, रोड शोज देखे गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन विपक्ष की बात करें, विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई दिया। आप क्या कुछ भूमिका इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मानते हैं विपक्ष की? निशु, मैं श्रीकांत जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखता हूं। पिछले चुनाव की हम बात करें तो चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये वो राज्य हैं, हरियाणा भी उसमें शामिल है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। जहां पे 26 सीटें थी वहां 25 लाई, जहां 80 थी 72 सीटें लाई। तो एक तरह से विपक्ष को मौका नहीं दिया। और हिंदी भाषी ये वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक गुजरात मॉडल 2014 में मोदी के रूप में निकला और पूरे देश में छा गया और गुजरात बिल्कुल